नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत। आज आप देख रहे हैं मेरी पुस्तक पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास का वीडियो भाग 2 और आप इसमें शरीक हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाग, इसमें हम पलवल मध्यकालीन एवं ब्रिटिश कालीन की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हम पलवल के प्राचीन काल के विषय में चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने ये बताया था कि पलवल प्राचीन काल में पलवल तीर के नाम से जाना जाता था। पलम्बासुर से इसका कोई लेना देना नहीं है। पलवल तीर में तीर का अर्थ पाणिनि आचार्य ने ग्राम्यवाची माना है और वहाँ इसका अर्थ किया है ऐसा तीर यानी गाम जिसके 3 ओर पलवल यानी छोटे छोटे गहरे तालाब हों। अतः ऐसा गाम जिनके तीनों ओर पलवल हों यानी तालाब हों, उसको पलवल तीर कहा गया है। बाद में जब ये शहरीकरण यहाँ हुआ तो तीर हट गया और फिर ये पलवल रह गया। मुस्लिम काल में लय पूरा हो गया और ये पलवल के नाम से जाना गया। आज हम पलवल मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में पलवल का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी लोकेशन कहाँ है, पलवल, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इस बारे में हम 1 मिनट की चर्चा करेंगे और फिर हम आज के वीडियो पर शुरू करेंगे। पलवल दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-19 पर दिल्ली के दक्षिण की ओर 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बहुत प्राचीन स्थान है और ब्रिज के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। पलवल शहर KGP और KMP के समन्वय बिंदु है। यह पहले गुरुग्राम ज़िले में था, परंतु जब 15 अगस्त 1979 को गुड़गांव से अलग करके फरीदाबाद को ज़िला बनाया गया तो पलवल फरीदाबाद ज़िले में आ गया। तत्पश्चात 15 अगस्त 2008 को पलवल फरीदाबाद से अलग करके हरियाणा का 21वां ज़िला बनाया गया, जिसमें पलवल, होडल एवं हथीन तहसीलें सम्मिलित की गई। पलवल अलग से विधानसभा क्षेत्र है तथा यह फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में लगता है। यहाँ की स्थानीय निकाय नगर परिषद है। पलवल मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में कैसा रहा, इसके विषय में अब हम चर्चा करते हैं। इतिहासकार KC यादव, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, उनके अनुसार मुस्लिम काल में इस पूरे हरियाणा क्षेत्र को 8 कमिश्नरियों में बांटा हुआ था, जिनको उस समय इक्ता कहते थे, जिनमें पलवल भी एक इक्ता था। और ये 8 इक्ता थे दिल्ली, हांसी, सिरसा, पिपली, सरहिंद, रेवाड़ी, नारनौल और पलवल इनमें सबसे छोटा इक्ता था, जिसमें आसपास के लगभग 40 गांव सम्मिलित थे। KC यादव के अनुसार 1602 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में 15 प्रांत थे। हरियाणा का बहुत बड़ा भाग दिल्ली में था, कुछ भाग आगरा सूबे के अंतर्गत भी था। प्रत्येक प्रांत की सरकारों यानी ज़िलों में तथा सरकारों को परगनाओं यानी तहसीलों में बांटा हुआ था। उस समय पलवल दिल्ली सूबे में दिल्ली सरकार के अंतर्गत यानी दिल्ली ज़िले के अंतर्गत एक परगना था, तहसील था। परगना का प्रशासक सिकदार यानी तहसीलदार, सरकार का प्रशासक फौजदार यानी जिलाधीश तथा सूबे का प्रशासक राज्यपाल होता था। 1627 ईस्वी में शाहजहां के राज्यकाल में उसका ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह अधिकतर पलवल में रहता था। उसे मेवात क्षेत्र की जागीर मिली हुई थी। पलवल के पास सुल्तानपुर यानी सुल्तापुर गांव में 6 मार्च 1635 ईस्वी को दारा शिकोह के पुत्र सुबहर शिकोह का जन्म हुआ था। सुल्तापुर गांव आज भी मौजूद है। जब भी दारा शिकोह पलवल आता था तो वह मेवात के प्रसिद्ध सरदार फिरोज खां मेवाती को तथा बहीन गांव के बीरबल रावत को अपने पास मिलने के लिए अवश्य बुलाता था। पलवल में मुग़ल कालीन किला तथा सराय शाहजहां के काल के बने हुए माने गए हैं, जिनके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। दारा शिकोह पलवल में
जब भी रुकता था वह अक्सर इन्हीं में से किसी एक स्थान पर रुकता था। ठाकुर देशराज जो भरतपुर के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उनके अनुसार 1748 ईस्वी में पलवल का शासक सादत खां था, जो आगरा सूबे का सूबेदार और मथुरा का फौजदार भी था। इसे 1748 ईस्वी में परास्त करके महाराजा सूरजमल ने पलवल को भरतपुर राज्य में मिला लिया था। सन 1753 ईस्वी में पलवल क्षेत्र बल्लभगढ़ राज्य की को लगान यानी भूमि कर देता था तथा बल्लभगढ़ और भरतपुर राज्य के वैवाहिक संबंध थे। 1753 ईस्वी में ही पलवल के एक विश्वासघाती हाकिम यानी किलेदार संतोष राय कानूनगो ने इकावत खां यानी अकीबत खां को सुझाव दिया कि राजा बल्लू के जीवित रहते यहाँ की प्रजा से दूसरा कोई लगान वसूल नहीं कर सकता और उसे धोखे से ही मारा जा सकता है। परिणाम स्वरूप इकाबत खां ने 29 नवंबर 1753 ईस्वी को राजा बल्लू को संधि करने के बहाने बल्लभगढ़ के निकट बुलाया और फिर जब राजा बल्लू वहाँ अपने कुछ सैनिकों सहित आया तो धोखे से इकाबत खां के ख्वाजा आफ्ताब खां नामक एक अंगरक्षक सैनिक ने दूर से पेश कब्ज नामक हथियार फेंककर राजा बल्लू को मार दिया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और वह तुरंत मर गया। इस प्रकार इकाबत खां ने अपने पिता मुर्तजा खां का बदला ले लिया। इसके पश्चात इमाद ने इकाबत खां के सहयोग से बल्लभगढ़ को अपने कब्जे में कर लिया और जीत की खुशी में इमाद ने निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की तथा बल्लभगढ़ का नाम बदलकर निजामगढ़ रख दिया। इसके बाद इकाबत खां ने पलवल को भी अपने अधिकार में कर लिया और इस क्षेत्र के मीतरौल तथा गढ़ी हथीन को लूट लिया। इस प्रकार पलवल क्षेत्र मुग़ल बादशाह अहमद शाह के वज़ीर आज़म इमाद के अधीन हो गया और इसे इमाद उल मुल्क की जागीर में शामिल कर लिया गया। परंतु 27 सितंबर 1754 को भरतपुर के राजकुमार जवाहर सिंह ने पलवल पर आक्रमण करके इसे अपने अधिकार में कर लिया तथा पलवल के किले के प्रबंधक संतोष राय कानूनगो को भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल के सामने पेश किया, जिसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। पलवल के काजी को गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया। इतिहासकार केसी यादव कहते हैं कि 1792 ईस्वी में समस्त हरियाणा मराठा महाजी सिंधिया के अधीन हो गया। पलवल को मेवात जिले में सम्मिलित किया गया। जिले का प्रशासन सूबेदार के अधिकार में दिया गया, परंतु 1794 ईस्वी में महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गई और फिर उसके अयोग्य भतीजे दौलत राव सिंधिया महाजी सिंधिया का उत्तराधिकार बना। यह स्थिति को संभाल नहीं पाया। फलतः 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपने सेनापति जनरल जेरार्ड लेक के नेतृत्व में मराठों को हराकर पूरे हरियाणा को अपने अधीन कर लिया। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। इसके बाद हरियाणा को अंग्रेज़ों ने दो भागों में बांट दिया, असाइंड टेरिटरी तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र। दिल्ली के 60 किलोमीटर उत्तर और 60 किलोमीटर दक्षिण का पूरा क्षेत्र, जिसमें पलवल भी शामिल था, असाइंड टेरिटरी के अंतर्गत किया गया। शेष भाग को देसी रियासतों या जागीरों में बांट दिया गया, जिनके वफादार देसी राजाओं के जागीरदारों के नियंत्रण में ही रहे। 1803 से 1832 ईस्वी तक पूरा हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल रहा। इस काल में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसे क्रूर रोहेले सरदार गुलाम कादिर ने अंधा करवा दिया गया था, उसके नाम पर प्रशासन चलता रहा। फिर 1833 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक हरियाणा को अवध आगरा के उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी संयुक्त प्रांत में जोड़ दिया गया। इस काल में इस पूरे उत्तर पश्चिमी प्रांत के 6 डिवीज़नों में बांटा गया, जिनमें से हरियाणा को दिल्ली डिवीज़न में रखा गया। तत्पश्चात 1858 ईस्वी में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया और लाहौर इसकी राजधानी बनाई गई। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के समय राज्य की सत्ता के कमज़ोर पड़ जाने के कारण
पूर्वकालीन गुड़गांव यानी गुरुग्राम जिले के शहर लूटने लगे थे। देहात के लोग शहरों को लूटने लगे। नुहू, पिनगवा, नगीना, फिरोजपुर, पुनाना, हथीन, हसनपुर, पलवल आदि शहर लूटे जाने लगे। पलवल शहर को आसपास के गांवों की पालें लूटने की तैयारी करने लगी, परंतु जब इन्होंने मदद मांगी बहीन के रावतों से, तो बहीन के रावतों ने पलवल शहर को लूटने से बचा लिया। उस कालखंड में पलवल के निवासी प्रमुख रूप से मंगला बनिया, ठाकुर, राजपूत और ब्राह्मण थे। मंगला बनिया पलवल के कानून गोयान मोहल्ले में रहते थे, ठाकुर बास मोहल्ले में रहते थे तथा ब्राह्मण नीमथला मोहल्ले में रहते थे। पलवल शहर उसी काल से रावतपाल में सम्मिलित माना जाता है। आज भी पलवल के उपर्युक्त निवासी यानी मंगला बनिया, ठाकुर, राजपूत और ब्राह्मण ये अपने आप को रावतपाल में ही शामिल मानते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर मिलनी के समय में लोग आज भी बहीन की रावतपाल के लिए परंपरानुसार 1 रुपया भेंट स्वरूप लेते हैं। इसके अलावा बहुत यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हुए हैं, उनमें से कुछ एक की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पलवल के लाला मुरलीधर भारतीय राजनीतिक जागरण के अग्रदूतों में से थे। इनका जन्म 1848 ईस्वी में पलवल के एक अग्रवाल वैश्य घराने में हुआ था। बाद में इनके पूर्वज अंबाला चले गए। ये पेशे से वकील थे। मुरलीधर ने 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में 72 देशभक्तों के साथ बैठकर दिन के ठीक 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रख डाली और 1922 ईस्वी तक अर्थात अपनी मृत्यु पर्यंत ये इससे जुड़े रहे। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर और केसरे हिंद की उपाधियां प्रदान की, लेकिन रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने 1921 ईस्वी में ये उपाधियां वापस कर दी। इन्हें पूरे भारतवर्ष में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1914-1918 के दौरान हुए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को यह विश्वास था कि अब उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश हाई कोर्ट के जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों से निपटने के लिए 1919 में एक एक्ट पास करवाया गया, जिसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत शक के आधार पर यानी संदेह के आधार पर किसी को भी राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया जाता था। इसमें न किसी वकील की ज़रूरत थी, न दलील की और न ही अपील की। इसके विरोध में गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, लेकिन बाद में हड़ताल की तिथि 6 अप्रैल कर दी गई। हड़ताल की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद तथा कुछ अन्य नेताओं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी जी को 6 अप्रैल 1919 को बुलाई गई एक सभा में उनका आह्वान किया गया और फिर ये उसका निरीक्षण करने के लिए मुंबई से दिल्ली तथा पंजाब के दौरे के लिए रेलगाड़ी से रवाना हुए। इनकी सूचना पाकर अंग्रेज़ सरकार विद्रोह भड़कने के भय से घबरा गई और जैसे ही 10 अप्रैल 1919 को रेलगाड़ी पलवल स्टेशन पर आकर रुकी तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु बाद में एक और रेलगाड़ी द्वारा उन्हें वापस मुंबई भेज दिया गया। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी की खबर हरियाणा एवं पंजाब में सब जगह तुरंत फैल गई। इससे पलवल का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। इस घटना के कई वर्ष बाद गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1938 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पलवल आए और गांधी जी की याद में नेताजी ने यहाँ एक स्मारक का शिलान्यास किया, जिसे आज यहाँ श्री गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है और जिसके लिए पलवल शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी लाला
छिद्दामल लोहिया ने 31 कनाल 2 मरले ज़मीन दान में दी थी। इस आश्रम में वर्ष 1968 में एक संग्रहालय का निर्माण करवाया गया, जिसमें महात्मा गांधी के बचपन से लेकर मृत्यु तक के विश्व के महान व्यक्तियों के साथ उनके दुर्लभ चित्र संजोकर रखे गए हैं। दोस्तों, ये डिटेल में यदि आपको चाहिए, यदि आप डिटेल में इसकी सूचना चाहते हैं, तो हमारी एक पुस्तक है पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास, ये हमसे आप ले सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें संक्षिप्त में बताया गया है, संक्षिप्त में चर्चा की गई है, लेकिन आपको डिटेल में चाहिए तो पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास पुस्तक जो हमारी ही है, इसको आप इसमें वीडियो में दिए गए पते पर फ़ोन पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि भाई इसमें कुछ दम है, तो आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।